सभी को गुड इवनिंग। और हमने 15 मिनट लेट किया हूँ मैं, ठीक है। इसके लिए आज मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ। क्या बताऊँ मैं, कोई नहीं कोई आ जाता है, बातें होने लगती तो लेट हो जाता है, ठीक है। सर एनडीए एयरफोर्स में भी क्लासेज स्टार्ट करनी है, अलग अलग टीचर्स हैं, उनका इंटरव्यू देना है। चलिए सभी को गुड इवनिंग। आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आगे जहाँ तक पढ़े थे जस्ट उसी के आगे, ठीक है। स्टार्ट करें, सब लोग आ जाओ फटाफट। गुड इवनिंग, आ जाओ सभी लोग। अब क्यों हैंड राइज कर रहे हो हर्षित यादव? लास्ट में क्वेश्चन जो पूछना है पूछ लेना, या तो फिजिक्स की क्लास में लास्ट में आप 12 बजे तक रुकोगे, 12 बजे तक मैं बताऊंगा, ठीक है। जो भी पूछना है लास्ट में पूछना, रेखा कुमारी, मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब वैसे गुस्सा आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं उतना क्वेश्चन देने ही वाला नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग क्यों कर रहे हो भाई? कौशलेंद्र, क्या नाम है? गुज्जर, सोकर उठे हो क्या? ओ अभी से समझे, सोकर उठे हो? हाँ चलो आ गए सभी लोग। हेलो, अरे सर बात कर लेना उससे। क्या हुआ? आए कॉल रिसीव नहीं किया, मतलब उनका कॉल वो रिसीव नहीं की। अच्छा चलो ठीक है, दोबारा मत करना, ठीक है। हाँ ओके, ठीक है। मैं भाई अपनी तरफ से भी कुछ दिखाना होगा ना। चलिए स्टार्ट करें। चलिए ठीक है, जितने लोगों को आना था आ चुके हैं, जितने लोगों को नहीं आना था नहीं आए हैं। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता जो नहीं आए हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। ओके, एक मिनट कमेंट आपका खोल लूं, बस 1 मिनट का समय देना। एक मिनट का समय देना बस, कमेंट खोल रहा हूँ टैबलेट में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था? अच्छा, वेग के नियम हो गया था। क्या लास्ट लेक्चर में हुआ था? लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था? दाब। अच्छा दाब हो गया था, चलो ठीक है। आपको वेग को प्रभावित करने वाले कारक जितना मैं लिखाया हूं केवल उतना ही पढ़ना, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उतना से काम हो जाएगा आपका बोर्ड में, ठीक है। ठीक, ताप गुणांक पूरा हो गया था, बढ़िया है। तो अब आप सभी लोग आगे हेडिंग करिएगा, क्या? द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम। क्या हेडिंग करना है? द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम है, या आपको हेडिंग करना है। और ध्यान से सुनना है,
तभी समझ में आएगा, अन्यथा फिर नहीं समझ में आएगा क्योंकि नई चीज है। ठीक है, ध्यान से सुनना सभी को। देखिए द्रव अनुपातिक क्रिया का नियम क्या है। मान लीजिए आपने, वही काम है, आपने एक रिएक्शन लिया, ए प्लस स्मॉल बी गिव्स आउट प्रोडक्ट उत्पाद, यह आपका उत्पाद, यह आपका रिएक्शन है। ठीक है, यह आपका रिएक्शन है। मेरी बात सुनना और ध्यान से बताना, क्या सुनना है क्या ध्यान से बताना है। यह आपका रिएक्शन है। मैं आपसे पूछूंगा कि इसका जो वेग है, जैसे मान लीजिए आप साइकिल से कभी जाते हो ना, जाते हो तो वहां पे क्या होता है, ऐसे जा रहे हो, इस मतलब ये साइकिल है मान लीजिए, मेरी बात समझना, बात समझना सभी लोग, नहीं तो अन्यथा भी चला जाएगा। मान लो ये साइकिल है आपका, यहाँ पे ये सीट बैठे हो, यहाँ पे कोई पीछे बैठा है, तो इस साइकिल को जो वेग है जो चला रहा है उसी पे डिपेंड करता है ना, पीछे बैठा उससे डिपेंड नहीं करता है। हा? वो जैसा वो बैठा रहेगा, जो आगे चलाने वाला जितना तेज चलाएगा वेग उतना तेज जाएगा, ऐसी सिस्टम होता है ना। तो इसी तरह से किसी भी रासायनिक अपक्रिया का वेग, अगर दो लोग हैं ए और बी, तो इसमें से किस अनुपात में एक दूसरे पे निर्भर करता है, वही आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया का वेग जो रेट होता है, आर से लिख रहा हूं, ये प्रोपोर्शनल होता है द्रव अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार ए के पावर ए प्लस बी के पावर प्लस बताओ, और इन प्लस नहीं होता है, यहाँ पे बी होता है, बी के पावर बी। आपको प्लस नहीं लिखना है, आपको इंटू लिखना है। ठीक है, ये इस तरह से समानुपाती होता है, यानी कि ए के पावर जितने ए रहेंगे उसके ए के आगे जितने लोग रहेंगे उसके ऊपर हो जाएंगे, बी के आगे जितने लोग रहेंगे उसके ऊपर हो जाएंगे। इसके हिसाब से ये डिपेंड करता है, इसके हिसाब से डिपेंड करता है। समझ में आया बात आपको? हाँ, ठीक है। अब देखो हम लोग इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग के नियतांक का यूज करते हैं, नियतांक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू के ए के पावर ए बी के पावर बी, ऐसा लिख सकते हैं। R इज इक्वल टू ए के पावर ए बी के पावर बी। ये आपके किसी भी रासायनिक अपक्रिया का वेग जो है इस हिसाब से बताया जाता है। के नियतांक है यहाँ पर, समझे। आर क्या है, आर आपका वेग है। मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि आपको वेग आर होता है, रेट, जिसे रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, वेग कहा जाता है ना, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आर को हम लोग इस तरह से भी लिखते थे डीसी अपान डीटी लिख सकते थे, ऐसा भी लिखते थे ना आर को। तो ये वेग निकालने का द्रव अनुपातिक क्रिया नियम है, जिसका यूज आपको कभी नहीं करना है, जिसका यूज आपको कभी नहीं करना है, नहीं पढ़ना भी है। मैंने आपको बताया क्योंकि इसके आगे हम लोग वेग नियम पढ़ेंगे या वेग व्यंजक पढ़ेंगे, वह आपको यूज करना है, वही आपको पढ़ना भी है। ठीक है, ये द्रव अनुपातिक क्रिया नियम। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूं आपको, क्या उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान देना। यहाँ पे आपका एक रिएक्शन है 2A प्लस 3B गिव्स आउट उत्पाद। तो बताओ इसका द्रव अनुपातिक क्रिया नियम के आधार पे इसका वेग का समीकरण क्या होगा, बताओ। R इज इक्वल टू के हो जाएगा, बताओ ए के स्क्वायर हो जाएगा, जो आगे होता है ऊपर चला जाता है, और बी के भी क्यूब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये बताना जो R का वेग है यह कितने लोगों पे डिपेंड करता है, जो R का वेग है कितने लोगों पे डिपेंड करता है, यह आप मुझे बताना जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। यह R का वेग जो है यहाँ पे 2 अणु ए के 3 अणु बी के, यानी 5 अणु पर ये निर्भर करता है। अच्छा जरा बताना, ये जो चीजें हैं ये थ्योरेटिकल चीजें हैं। थ्योरेटिकल चीजों का मतलब ये उन्होंने बता दिया कि ए के पावर ए बी के पावर बी उत्पाद बन गया, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप जरा मुझे बताना इसमें से कितने लोग कामचोर हैं, कामचोर कितने लोग हैं बताओ, कितने लोग कामचोर हैं, कितने लोग कामचोर हैं, सब लोग कामचोर हैं। कामचोर क्या करते हैं, मान लीजिए गांव घर के हो आप लोग, गांव में रहते हो, मुझे पता है क्योंकि मैं गांव में रहा हूं, मुझे सब चीजें देखा हूं मैं। मान लीजिए इतना बड़ा कोई किसी का मड़ई किसे झोपड़ी कहा जाता है, सब लोग मड़ई कहते हैं, झोपड़ी।
है ना। झोपड़ी, मैं सिंपल बात बता रहा हूं, झोपड़ी कहा जाता है ना, झोपड़ी किसी का झोपड़ी है, ठीक है, किसी का झोपड़ी है, नहीं जानते हो झोपड़ी? अरे झोपड़ी जानते हो कि नहीं जानते हो, बताओ मुझे। अरे हाँ या ना कोई बताएगा? जानते होगे सभी लोग। अरे यार जो कूस सूस के जो जो उससे धान का जो पोरा होता है, पोरा मतलब धान का जो डंठल होता है, उसको जोड़कर एक आपका मड़ई बनाया जाता है, जिसे हम लोग हाँ झोपड़ी भी कहते हैं। खेतों वेतों में लगाया जाता है ना, गरीब लोग उसी में रहते हैं। अभी कितने लोगों के घर पे होगा, है ना, जो जो एडवांस होगा, जो शहर में हो गया होगा, जो अर्बन होगा उसे नहीं पता होगा। आप पलानी भी कर सकते हो, ये सभी चीजें होती हैं। खोर भी, हाँ खोर खोर, तो जिससे भी बनता है, एक सरपत आता है, लंबा लंबा होता है, उससे झोपड़ी बनती है ना, बनती है ना। तो झोपड़ी को जब बनती है, किसी के घर उठाना होता है तो सब लोग गांव भर कहते हैं। गांव में यही तो अच्छी बात है। शहर में क्या है, मैं यहाँ पे हूं लेकिन मेरे बगल वाले को नहीं पता कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरा नाम नहीं बता पाए। लेकिन गांव में क्या है, जैसे कोई भी लड़का या कोई लड़की है किसी के घर, तो 5-5 किलोमीटर दूर सब बता देंगे कि हाँ ये लड़का है या ये लड़की, तो ये इनके घर की है ना। गांव में इतने सब लोग एक दूसरे के सपोर्टिव होते हैं, सब लोग जानते हैं, गांव गांव होता है ना, ऐसा होता है, मुझे पता है। तो कभी झोपड़ी उठाना होता है ना, झोपड़ी कभी भी घर के ऊपर या कहीं दीवार वाल पे रखना होता है, तो क्या होता है, 10-5 लोगों को बुलाया जाता है गांव घर में, कि भाई अकेले तो उठिए ही नहीं, सभी लोगों को बुलाएंगे। तो सभी लोगों को बुलाएंगे, है ना, सभी लोगों को बुलाएंगे तो वहां पे होता क्या, कुछ होते हैं काम चोर टाइप के। देखो मान लीजिए 5 लोगों को बुलाया गया झोपड़ी को उठाने के लिए, तो उसमें से 2-3 लोग जो है, 2-3 लोग क्या करते हैं, 2 लोग मान लो 3 लोग जो है खूब ज्यादा बल लगा के अच्छा से उसे रखना चाहते हैं। लेकिन 2 लोग क्या करेंगे, बस चिल्लाएंगे, ओ खूब चिल्लाएंगे, कुछ करेंगे ओरेंगे नहीं, बस टच किए रहेंगे, दम भी नहीं लगाएंगे। क्यों भाई, बात सही कर रहे हैं नहीं? ऐसे काम चोर होते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, बताओ हाँ या ना। इसमें से कितने लोग ऐसा काम करते हैं, है ना। तो अगर ये इसी तरह से इस सब क्रिया की बात मैं कर लेता हूं, इसमें देखो 2 अणु ए के हैं, 3 अणु बी के हैं। हमको क्या पता कि इस क्रिया को आगे बढ़ाने में पांचों के पांचों लोग पूरा बल लगा के काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसमें भी तो कोई ना कोई काम चोर होगा, इसमें तो कोई लोगों ने कोई कोई काम हो सकता है, ए काम चोर हो सकता है, बी काम चोर हो, ऐसा तो हो ही सकता है ना। तो ये दर अनुपातिक क्रिया नियम जो था, सीधे सीधे बताया जाए कि ए के पावर 2 और बी के पावर 2 के हिसाब से यह क्रिया चलती है, इतने लोग काम करते हैं तो यह क्रिया आगे बढ़ती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कुछ लोग कामचोर निकल जाते हैं। तो भाई द्रव अनुपातिक क्रिया नियम जो साइंटिस्ट ने दिया था, उनका नियम फेल हो जाता है। उसके बाद एक नया नियम पढ़ना होता है, जिसे हम लोग वेग नियम कहेंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, वेग नियम कहेंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, वेग नियम कहेंगे, हाँ, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, वेग नियम कहेंगे। इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। बताइए क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि मुझे नहीं पता चला कि ये पांचों के पांचों बराबर बल लगाए थे कि कोई कम लगाया था। हो सकता है ये काम चोर हो, ये लगाया ही नहीं बल हो। जब ये नहीं लगाया तो केवल 3 अणु काम करेंगे ना वेग पे, हाँ बताओ भाई, केवल 3 लोग काम करेंगे ना वेग पे। अरे हाँ या ना बताओगे, है ना, 3 लोग काम करेंगे वेग पे, है ना। तो इसे पता कैसे करोगे भाई, 3 लोग कर रहे हैं कि 4 लोग कर रहे हैं कि 5 लोग कर रहे हैं, कैसे पता करोगे, हाँ? काम चोरों को कैसे निकालोगे, वही तो मेरे सामने प्रॉब्लम होगी भाई। काम चोरों को कैसे पहचानोगे, क्या पूछोगे, भैया ये तुम काम चोर हो, तो क्या ये बताएगा ही, हाँ है काम चोर, ऐसे तो ये बताएगा नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, प्रॉब्लम है ना। काम चोरों को कैसे बाहर निकालोगे बताओ, ऐसे पूछ के तो बाहर निकालोगे नहीं, चेहरे से देख सकते नहीं। मान लो आप साइंटिस्ट हो, यही आपके सामने अब क्रिया दी गई, तो हमसे पूछा गया कि ए काम कर रहा है कि बी काम कर रहा है, तो हम कैसे बताएंगे, कोई तो हमारे पास चांस है ही नहीं। नहीं ये बता पाए, जो द्रव अनुपातिक क्रिया नियम दिए थे वो नहीं बता पाए ना?
तो इसके लिए आगे हम लोगों को व्यंजक दिया गया, वेग नियम दिया गया, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हेडिंग करिएगा अब वेग नियम। क्या हेडिंग करना है? वेग नियम। हाँ, हेडिंग करिएगा वेग नियम। क्या हेडिंग करना? वेग नियम। वेग नियम हेडिंग करिएगा, वेग नियम या फिर वेग व्यंजक। ठीक है, देखो वेग नियम में क्या होता है। सबसे बड़ा पहली बात ये प्रयोग, ये जो प्रयोगों द्वारा देखा जाता है, ये प्रयोगों द्वारा देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? यह प्रयोगों द्वारा देखा जाता है। किस तरह से देखा जाता है? प्रयोगों द्वारा देखा जाता है, एक प्रयोग करके देखा जाता है। सबसे पहले जैसे आपके सामने मान लो वही रिएक्शन है, ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स आउट उत्पाद। ठीक है, ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इज गिव्स आउट उत्पाद ना। ये आपके पास रिएक्शन है। अगर पूछा जाए कि ए के कितने अणु उत्पाद बनाने में काम कर रहे हैं, बी के कितने अणु उत्पाद बनाने में कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग प्रयोग देखेंगे, प्रयोगों द्वारा करके देखेंगे, प्रयोगों द्वारा करके देखेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे? दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना। मैं बता रहा हूं कैसे प्रयोग करते हैं। इसमें से कुछ लोग हैं जो कि अजय सोनू आके सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सोनू कर रहे हैं। हो सकता है सोनू आज पहले दिन आए हो क्लास में, तो कोई किसी भी दिन क्लास में मुंह उठा के चला जाता, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे 2.5 घंटे की मूवी होती है, उसमें बीच में चले जाओ तो नहीं समझ में आता कौन हीरो है कौन हीरोइन है ना, किसका किससे अफेयर चल रहा है, किसका किससे शादी होने वाली है, कौन गुंडा है कौन बदमाश है। ये तो पढ़ाई है भाई, इसको भी स्टार्टिंग से देखना होगा ना। भाई बताओ। हाँ, एक ही टाइप की मूवी सबको समझ में आती जाए जब शुरू कर दो। एक टाइप की कुछ मूवी होती है। वही बात सभी को समझ में नहीं आता है। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई स्टार्टिंग से देखो सोनू भाई, ठीक है। तो ध्यान देना सभी लोग, कैसे पता करोगे कि ए के कितने अणु उत्पाद बना रहे हैं, बी के कितने अणु उत्पाद बना रहे हैं। चलो पता करने का एक तरीका मैं बता रहा हूं, लेकिन किसी से बताना मत। पहले अपने आप को यह समझना कि आप साइंटिस्ट हो, आप भी साइंटिस्ट हो, हम भी साइंटिस्ट हैं, सब लोग साइंटिस्ट हैं। एक अच्छे से लेबोरेटरी में जाके, प्रयोगशाला में जाके हम लोग वहां पे बैठे हुए हैं। हमें एक रिएक्शन दे दिया गया ये वाला, ये पूछा गया कि इसमें से बताओ जरा कि इसका वेग नियम क्या है, इसके कितने अणु उत्पाद बनाने में काम कर रहे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है ना। ये आप अपने आप को साइंटिस्ट समझो। तो आपको क्या करना है, आप पहले ए को टेस्ट करते हैं। मान लो पहले ए जो है का 1 लीटर इस यहाँ पे था, ए का कितना था, 1 लीटर था। ठीक है, 1 लीटर था। ठीक है, हम क्या करते हैं, ए को बढ़ा के, तो यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे जो उत्पाद बन रहा था ना, यहाँ पे जो उत्पाद बन रहा था ना, उत्पाद मान लो आधा लीटर बन रहा था। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ए की मात्रा को दुगुना कर देते हैं, 2 लीटर कर देते हैं। बी को कुछ नहीं छेड़ते हैं, बी को छोड़ते ही नहीं। अगर अब उत्पाद 2 लीटर कर देते हैं, मान लो पहले 1 लीटर था, अब हमने इसको 1 लीटर निकाल के 2 लीटर डाल दिया। अगर यहाँ पे उत्पाद अगर 1 लीटर बन जाता, मतलब एक का आधा का दुगुना 1 लीटर हो जाता है, मतलब आधा पहले था, आधा और हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका मतलब समझना कि ये काम कर रहा है। नहीं समझ में आया, फिर से ध्यान दो आप लोग, मैं फिर से बताना चाहता हूँ आपको, है ना। जैसे मान लो 1 लीटर से नहीं समझ में आएगा, आप लोगों को 5 लीटर चाहिए। ध्यान देना, जैसे मान लो ए और बी है और उत्पाद यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। सिंपल बात है, मैं चाहता हूं कि ए जो है ये मुर्गा है। बिना मुर्गा का आप लोगों को समझ में नहीं आता है। हमने मुर्गा कितना लाया था पहले, है ना, मुर्गा है, हमने लाया था पहले 2 किलो मुर्गा, नहीं 3 किलो मुर्गा, 4 किलो मुर्गा, 4 किलो मुर्गा बना लाया था। तो उत्पाद में कट पीट के जो मुर्गा बना था 2 किलो बना था, है ना। इसका मतलब हाँ 4 किलो लाया था, 2 किलो बना था। ठीक है, सिंपल बात है।
4 किलो मुर्गा लाया था, इसको बनाया तो 2 किलो मुझे मिला। ठीक है, हमें ये देखना कि ये मुर्गा काम कर रहा है ठीक से कि नहीं ठीक से कर रहा है, ये देखना। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 किलो मुर्गा को हम लोग इसका दुगना कर देंगे, 8 किलो मुर्गा कर देंगे, लाएंगे। अगर ये 8 किलो मुर्गा लाएंगे तो बताओ यहाँ पे कितना किलो मिलना चाहिए मुझे। 4 किलो पे 2 किलो मिला तो 8 किलो पे कितना मिलना चाहिए बताओ। 4 किलो मिलना चाहिए ना, 4 किलो मिलना चाहिए। प्रयोग हमने किया लेकिन यहाँ पे 4 किलो नहीं मिला हमें, अब भी 2 किलो मिला, अभी भी 2 ही किलो मिला। तो मुझे पता चला कि ये मुर्गा जो ये है ये काम कर नहीं रहा है, जो कर रहा है ये बी काम कर रहा है ना। ये जो 2 किलो मिला था या बी की वजह से मिला था ना कि ए की वजह से। हमें विश्वास नहीं हुआ कि 8 किलो करने पे भी 2 ही किलो मिल रहा है। हमने क्या किया, इसको 8 नहीं 16 किलो के दिया, फिर भी यहाँ पे 2 ही किलो मिला। भाई ऐसे रिएक्शन में हो रहा है, 16 किलो लिया एक और फिर भी 2 ही किलो मुझे मिला। इसका मतलब इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि हम ए की मात्रा, मुर्गा छोड़ो भाई, ए की मात्रा कितना भी बढ़ा लें उत्पाद नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब वही है ना, इसका मतलब यही है। ए का मात्रा कितना भी बढ़ा ले हम, उत्पाद नहीं बढ़ रहा है, मतलब ए इसमें काम नहीं कर रहा है। काम चोर कितना भी लगा ले, मड़ई या झोपड़ी जल्दी नहीं उठ रहा है। इसका यही मतलब है ना, काम चोरों को कितना भी लगा ले लेकिन यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। यानी कि ये आपका काम नहीं कर रहा है, ये केवल हम प्रयोगों द्वारा करके बता सकते हैं। इसका मतलब यही है ना, एक काम चोर है भाई, काम चोर है साला, इसको कितना भी यूज कर ले यहाँ पे 2 ही किलो निकलेगा, 3 किलो नहीं होगा। ये क्या है, काम चोर है। अरे ये कैसा है, काम चोर है कि नहीं है। इसको भगा दे मार के तब पर भी 2 ही किलो निकलेगा। ये हमें कैसे पता चला, ये प्रयोगों द्वारा पता चला। ये कैसे पता चला, प्रयोगों द्वारा पता चला। अब तो आप हमेशा प्रयोगों द्वारा पता तो करोगे नहीं, ये भी प्रॉब्लम है। तो आपको इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें ऑलरेडी आपको वेग नियम दिए रहेंगे। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आगे चल के, सब चीजें पता चलेंगी। अभी जो मैं लिखवा रहा हूं समझा रहा हूं उसे समझ लो आप, ठीक है। बात समझ में आई सभी को, बताओ, है ना। तो चलो तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसका जब वेग नियम लिखेंगे ना, इसका जब वेग नियम लिखेंगे ना, तो वेग नियम, अब क्रिया का वेग जब लिखेंगे ना, अब क्रिया का वेग जब लिखेंगे ना तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अब क्रिया का जब वेग लिखेंगे ना तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रोपोर्शनल टू ए के पावर ए लिखेंगे क्या, ए के पावर ए लिखेंगे, ए के पावर ए लिखेंगे बताओ, नहीं लिखेंगे ए के पावर ए, नहीं लिखेंगे ए के पावर ए के पावर हम यस लिखेंगे। यस क्या है सर, प्रयोगों द्वारा हम यस का मान निकालते हैं। इसी तरह से बी के पावर हम लोग वाई लिखेंगे, जो कि हम लोग प्रयोगों द्वारा निकालते हैं, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है कि बी, अच्छा ये बताओ जरा, जो दिखाई दे रहा है कि ए कितना है बी कितना है, ये तो काम तो नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको ये बात पूरा समझा दिया कि एक्स क्यों, कुछ लोगों के दिमाग में आया एक्स क्यों, एक्स को मैंने प्रयोगों द्वारा निकाला। जैसे मान लीजिए आपके पास ये रिएक्शन हो गया, 2a + 3b इज गिव्स आउट PR प्रोडक्ट में उत्पाद। अगर इसका हम प्रयोगों द्वारा वेग नियम लिखेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनल टू ए के पावर क्या, यहाँ पे 2a का मतलब ए के 2 अणु है, हम ए के पावर 2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ए के पावर x लिखेंगे। x क्यों लिखेंगे, s का मान हम लोग प्रयोगों द्वारा दिखाएंगे, s का मान हम लोग प्रयोगों द्वारा निकालेंगे। ए के दोनों अणु काम नहीं कर रहे हैं, हो सकता है ए का अणु एक तरह से दोखी आदमी हो, वो क्या करे, मड़ई उठाना हो तो मड़ई को नीचे खींच रहा है क्या, और मड़ई न चढ़े, घटा भी सकता है ना ये भाई, इसलिए x लिखेंगे। और b के पावर भी यहाँ पे b नहीं लिखेंगे, y लिखेंगे, समझे। क्योंकि अब 2 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि दोनों ये काम नहीं कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं ये हम लोग प्रयोगों द्वारा देखेंगे। एक्स वाई का मान प्रयोगों द्वारा निकाला जाता है। अब कैसे निकाला जाता है, किस तरह से क्वेश्चन बनता है, ये सभी चीजें हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया सभी को कि नहीं, हाँ समझ में आया सभी को, बताओ। तो
चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान देना यहाँ। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू हो जाएगा के ए के पावर एक्स बी के पावर वाई। अब के क्या है, के को हम लोग कहते हैं, के को हम लोग क्या कहते हैं, के को कहते हैं, के को हम लोग कहते हैं क्या है, के को हम लोग क्या कहते हैं, के को क्या कहते हैं, स्थिरांक होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक, जिसे हम लोग वेग स्थिरांक कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। आया समझ में सभी को? अरे बताओ हाँ या ना? अगर वेग स्थिरांक का डिफिनेशन पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो आइए डिफिनेशन हम लोग कैसे निकालेंगे देखते हैं। आप जानते हो यहां से r इज इक्वल टू क्या है आपका, r इज इक्वल टू क्या है, के ए के पावर x b के पावर y, ये है। अगर हम a और b का मान, a और b का मान एक रख लें, a का मान बराबर b का मान एक कर दें, तो r का मान क्या हो जाएगा बताओ, के ए के पावर x b के पावर y, अरे b के मतलब b का मान भी एक है, b का पावर y, मतलब r का मान k के बराबर हो जाए। तो r क्या है, वेग है, तो r वह वेग स्थिरांक उस वेग के बराबर होता है जब उनकी सभी पदार्थों की मोलर सांद्रताएं क्या होता है, एक हो जाए या एकांक हो जाए। तो इसका डिफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो, में अभिकारकों की मोलर सांद्रताएं एकांक रखी जाए तो अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग ही क्या कहता है, वेग स्थिरांक कहलाता है। अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक कहलाता है। समझे? अगर हम ए का बी का दोनों का सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रता एक रख दें तो आर का मान के बराबर हो जाए। इसका मतलब यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की मोलर सांद्रताएं समान एकांक हो जाए, एक हो जाए, तो अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक कहलाता है। बताओ, लिखो सभी लोग। लिखो सभी लोग फटाफट इसका पूरा। फटाफट लिखो सभी लोग। अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक कहलाता है। आज यूट्यूब पे क्लास नहीं लूंगा मैं। हो गया? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हेडिंग करिएगा वेग स्थिरांक का मात्रक। वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हेडिंग करना है? वेग स्थिरांक का मात्रक हेडिंग करना है, वेग स्थिरांक का मात्रक। अभी आप परेशान मत होना, मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आता है ना, ये सभी चीजें बताऊंगा मैं। पहले वेग स्थिरांक का मात्रक निकालते हैं। देखो
आप जानते हो वेग r इज इक्वल टू क्या है कि a के पावर x है b के पावर y। तो यहां से k का मात्रक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r अपान a के पावर x b के पावर y, ये हो जाएगा ना। v k का मात्रक यही हो जाएगा, है ना। बताओ बताओ, यही हो जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं कि देखो यहां से मैं k का मात्रक इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, r का मात्रक, r का जो मात्रक है मात्रक, ठीक है। r का मतलब वेग का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ये मात्रक होता है वेग का ना। इसके पावर क्या हो जाता है 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ये इसका मात्रक हो जाता है, के का मात्रक होता है। कैसे आया सर, चक्कर में मत पड़ना, चुपचाप इसे याद कर लेना। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है पूरा मैं बताऊंगा, अभी मैं दिखाना चाहता हूं, दिखाई दूं। ये देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे, देखो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। कुल कोटि की गणना कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है, एक तो यह मात्रक हो गया, ठीक है। एक मात्रक होता है गैसीय अभिक्रियाओं के लिए, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए एक मात्रक होता है। वह मात्रक क्या होता है, वह मात्रक होता है एटीएम के पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, ये मात्रक होता है गैसीय अभिक्रियाओं के। n का मान क्या होता है, n इज इक्वल होता है x प्लस वाई, n का मान क्या होता है, n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई ये n का मान होता है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो पूरा समझ में आएगा, परेशान मत होना, चुपचाप लिख लेना इसे, है ना। ठीक है, चलो रब करूं मैं इसे, नोट कर लो सभी लोग फटाफट। एटीएम का मतलब ये दाब का मात्रक होता है, खुशी, ठीक है। खुशी ये दाब का मात्रक एटीएम होता है। कक्षा 11 में पढ़ी होगी, डब्बा गोल एकदम है। हो गया, चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं, इसको रब करते हैं। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, ठीक है, नोट करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है, उदाहरण है, आप लिखिएगा उदाहरण क्या होता है, N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3, ये आपका अमोनिया बनाने का रिएक्शन है। इसके आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि के का मात्रक लिखिए, के का या वेग स्थिरांक के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक लिखिए, ठीक है। यदि वेग नियम, इस तरह से देखा, वेग नियम ये है, वेग नियम R इज इक्वल टू, ये दिया रहेगा वेग नियम R इज इक्वल टू R इज प्रोपोर्शनल N2 और H2 की पावर 3, यह वेग नियम होता है। ये वेग नियम आपको क्वेश्चन में दिया है, तो के का मात्रक लिखना है। लिखो के का मात्रक कैसे लिखोगे, बताओ के का मात्रक कैसे लिखोगे आप, के का मात्रक कैसे लिखोगे। देखो के का मात्रक लिखने के लिए
माफ कर, आप लोग जानते हो फार्मूला मैंने क्या बताया था? फार्मूला बताया था मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर के पावर n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स, यही फार्मूला बताया था मैंने। हाँ, अब देखो n इज इक्वल टू मैंने बताया था x प्लस वाई। यहाँ पे अगर देखोगे तो इसके x का मान क्या है? 1 है, इसके घात को x कहा जाता है, y का मान 3 है, तो यहाँ पे n का मान कितना आएगा? 4 आ जाएगा। ये 4 का मान इसमें रखोगे आंसर आ जाएगा, मोल प्रति लीटर की पावर 4-1 सेकेंड इनवर्स। यहाँ से मोल प्रति लीटर, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस n है, n माइनस 1 नहीं है, 1 माइनस n, ठीक है, 1 माइनस n, ठीक है। आप लोग बता भी नहीं रहे हो, ध्यान इसका मतलब पढ़ाई लिखाई पे नहीं है आप लोगों का। 1-4 सेकेंड इनवर्स, इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? मोल अपान लीटर की पावर -3 सेकेंड इनवर्स, ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा, ये होता है। हाँ, ये आपका आंसर आएगा, मोल प्रति लीटर वाला, है ना? बताओ हो जाएगा? हाँ बताओ, क्वेश्चन क्या है? N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3, ये रिएक्शन है, इसके के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात करना है। वेग नियम जबकि दिया हुआ क्या? R इज प्रोपोर्शनल N2 टू H2 की पावर 3, ये वेग नियम है। तो K का मात्रक लिखने के लिए क्या लिखेंगे? आपको फार्मूला बताते, मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ये फार्मूला होता है। तो n का मान कैसे निकालते हैं? यह जो घात था इसको जोड़ते हैं, x का मान x प्लस वाई होता है, मतलब x का मान यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, इसको जोड़ेंगे 3 1 4 हो जाएगा। अब n के यहाँ पे 4 रख के सॉल्व कर देंगे, यही आपका मात्रक निकल जाएगा। हो जाएगा ना? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए सभी लोग फटाफट। अच्छा, इसका गैसीय मात्रक वाला क्या होगा? अगर गैसीय मात्रक होगा तो क्या लिखोगे? गैसीय मात्रक होगा तो क्या लिखोगे बताओ? गैसीय मात्रक होगा तो क्या लिखोगे? गैसीय मात्रक होगा तो क्या लिखोगे? और गैसीय मात्रक होगा तो क्या लिखोगे बताओ? अगर के का मात्रक गैसीय हो, गैसीय, क्योंकि अमोनिया गैस होता है ना, गैसीय गैसीय मात्रक हो तो क्या लिखोगे? गैसीय मात्रक क्या था मैंने बताता एटीएम के पावर n 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, यही बताया था ना मैंने, एटीएम के पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, यही बताया था ना मैंने, हाँ है ना? तो यहाँ पे n के यहाँ 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा? एटीएम 1 माइनस 4 सेकेंड इनवर्स, यानी एटीएम -3 सेकेंड इनवर्स। यानी आपसे चाहे गैसीय मात्रक पूछे चाहे सिंपल वाला मात्रक पूछे, आप बता लोगे, है ना? हाँ बताओ, हो गया है ना? अब हेडिंग डालिएगा सभी लोग, अभिक्रिया की कोटि। क्या हेडिंग डालना? अभिक्रिया की कोटि, इसे नोट कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नोट कर लीजिए सभी लोग, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो फिर यहाँ पे लिखा है ना, ये दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, ये दिया रहेगा, इसलिए मैंने y का मान 3 रखा। यहाँ ऊपर 3 है ना, यहाँ पे x, यहाँ पे y होता था ना। चलिए ठीक, 1 सेंटीमीटर नीचे लिखूंगा आपसे। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है ओके। अब आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा क्या? अपक्रिया की कोटि, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है अपक्रिया की कोटि इस चैप्टर से, ठीक है? नोट करिएगा सभी लोग, अपक्रिया की कोटि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, इससे न्यूमेरिकल भी बनता है बहुत अच्छा, ठीक है? अपक्रिया की कोटि,
क्या हेडिंग डालना, अभिक्रिया की कोटि। अपक्रिया की कोटि। अपक्रिया की कोटि। देखो अगर मान लीजिए आपके सामने यह कोई समीकरण है, क्या एक कोई रिएक्शन है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इज इक्वल टू उत्पाद। यह कोई समीकरण है, यह कोई समीकरण है। आपको क्या करना है, यहाँ पे दर नियम इसका दिया है आपको, दर नियम या फिर वेग नियम दिया है, आर इज इक्वल टू के, आर इज इक्वल टू के ए के पावर एक्स बी के पावर वाई, यह आपको दर नियम दिया है। तो इस अपक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, इस अपक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, अपक्रिया की कोटि यहां पे हो जाएगी इसकी, अपक्रिया की कोटि हो जाएगी क्या, x प्लस वाई, यानी इसका जोड़ दोगे ये अपक्रिया की कोटि हो जाता है। x प्लस वाई यही अपक्रिया की कोटि हो जाता है। अगर आप इसका डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो मैं दो डिफिनेशन बताऊंगा आपको, ठीक है, इसका मैं दो डिफिनेशन बताऊंगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आसान है, कोई भी याद करके एग्जाम में लिख सकते हो आप। पहला डिफिनेशन लिखिएगा इसका, क्या होता है डिफिनेशन, किसी अपक्रिया के दर नियम में उपस्थित, किसी अभिक्रिया के दर नियम या फिर आप लोग वेग नियम भी लिख सकते हो, वेग नियम, वेग नियम, किसी अपक्रिया के दर नियम या वेग नियम में उपस्थित, वेग नियम में उपस्थित सांद्रता, सांद्रता के पदों की घातों का योग क्या कहलाता है, घातों का योग अपक्रिया की कोटि कहलाती है, अपक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी किसी अपक्रिया के दर नियम या फिर वेग नियम में उपस्थित सांद्रता के घातों का योग क्या कहलाता है, अपक्रिया की कोटि कहलाती है। अरे डिफिनेशन समझ में आया, याद हुआ, बताओ। घातों का मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है ये, इसे घात कहा जाता है, इसे घात कहा जाता है। कोई भी रासायनिक अपक्रिया उसके वेग नियम में जो घात है इसका योग कर दोगे वही अपक्रिया की कोटि कहलाएगी। और जो अपक्रिया की कोटि होता है ना, यह हम नहीं पता कर सकते हैं, आप भी नहीं पता कर सकते, यह प्रयोगों द्वारा पता किया जाता है। तो आप लिख सकते देना यहाँ पे, यह प्रायोगिक मान होता है। ये क्या होता है, प्रायोगिक मान होता है। आप नहीं पता कर सकते, हम भी नहीं पता कर सकते, यह प्रयोगों द्वारा पता किया जाता है। कहां से पता किया जाता है, प्रयोगों द्वारा पता किया जाता है, ठीक है ना। इसका एक अब और परिभाषा है, अभिकारक के अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता परिवर्तन के फलस्वरूप, पहले आप इसे लिख लीजिए तो मैं बताऊंगा। ठीक है, आप कोई भी याद कर लेना। अब देखो क्या हो जाता है, अगर जहां पे इन दोनों का योग एक आ जाएगा उसे एक आणविक अपक्रिया कहेंगे, जहां पे जीरो आएगा उसे क्या कहेंगे, शून्य कोटि की अपक्रिया कहेंगे, कुछ भी हो सकता है। -3 आ जाएगा, 3 कोटि की अपक्रिया कहेंगे। दर नियम वेग नियम दोनों एक होता है, हम दर नियम भी लिख सकते हैं, वेग नियम भी लिख सकते हैं, वेग व्यंजक भी लिख सकते हैं। शून्य कोटि, प्रथम कोटि, अगर इसका दोनों का योग अगर एक आ जाएगा तो प्रथम कोटि की अपक्रिया कहेंगे, इन दोनों का योग अगर 2 आएगा द्वितीय कोटि की अपक्रिया कहेंगे। इन सभी चीजों के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। किससे पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। इसका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, मैं न्यूमेरिकल भी लगवाऊंगा, आप लोग परेशान नहीं होना। आगे चले हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट एक डिफिनेशन है, या करके लिख लेना डिफिनेशन, या एक डिफिनेशन नया है, लिख लेना, अभिकारक के अणुओं की वह संख्या, लिखना सभी लोग, अभिकारक के
के अणुओं की वह संख्या, अभिकारक के अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण जो है रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन के फल स्वरूप परिवर्तित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अपक्रिया की कोटि कहते हैं। उसे अपक्रिया की कोटि कहते हैं ना। अभिकारक के अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक अपक्रिया परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तित होता रहता है, उसे रासायनिक अपक्रिया की कोटि कहते हैं। नोट कीजिए सभी लोग फटाफट से। ज्यादा चैप्टर नहीं बचा, ये चैप्टर समझ लो 2-3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, 2 घंटे यानी 1-2 दिन में, मतलब इसी सप्ताह में हो सकता है कंप्लीट कर दूंगा, या एक दिन मैराथन रखूंगा कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं पता है इसमें। हो गया? चलिए, तो हम लोग एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कोटि से संबंधित। देखिएगा सभी लोग, एक मिनट, ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा सभी, ठीक है। यहाँ पे क्या अपक्रिया की कोटि तथा वेग स्थिरांक का मात्रक आपको लिखना है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने ना। इसमें से 2-3 क्वेश्चन हैं, मैं एक आध क्वेश्चन बता दे रहा हूं, ठीक है, और आप इसे कर लेना, ठीक है। इस टाइप से आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। कोई बताएगा कि जो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पढ़िएगा सभी लोग। पहले क्वेश्चन में अपक्रिया की कोटि कितना है, आप लोग इसे नोट कर लिए हो? बताओ, नोट कर लिए? इसको मैं रैप करूं, हाँ या ना? भाई साहब, इसका डेफिनेशन भी पूछा जाता है कि अपक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, याद करना पड़ेगा डेफिनेशन। मैंने समझा भी दिया, बढ़ा लिखा भी दिया है, ठीक है। दूसरी चीज है, इसके अपक्रिया की कोटि आगे हम लोग आणविकता पढ़ेंगे, दोनों के बीच अंतर भी पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, चलिए इसको मैं रब करता हूं। क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने। इसमें कहा है कि निम्नलिखित अपक्रिया के वेग व्यंजकों की दी गई है, जिसे इनसे आपको कोटि बताना है तथा वेग स्थिरांक बताना है। तो पहले की कोटि आपको क्या होगा? पहला जो समीकरण दिया है, फर्स्ट समीकरण क्या दिया है आपका? दिया हुआ है 3NO गैस है, 3NO गिव्स आउट, ये दिया ना, 3NO गिव्स आउट N2O N2O प्लस NO2, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। यही समीकरण दिया हुआ है ना। तो इसका वेग नियम क्या दिया है? वेग जो दिया है, वेग दिया है कि NO के पावर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले पूछा है, इस रिएक्शन में ये सबसे पहले पूछा है आपसे क्या, ये वेग नियम दिया हुआ आपके सामने, नीचे देखिएगा। इसमें सबसे पहले कोटि पूछा है, कोटि भाई, कोटि मैंने बताया था, वेग नियम जो दिया होता है उसकी घातों का योग कोटि होता है। यहाँ पे एक ही घात है 2, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी कोटि, क्योंकि एक ही घात है ना, एक ही घात, इसका कोटि 2 हो जाएगी। और हाँ, इसमें साथ में वेग क्या पूछा है? वेग स्थिरांकों की इकाई, इकाई का मतलब मात्रक होता है, यानी के का मात्रक पूछा है। मात्रक निकालो, क्या होता है? मोल प्रति लीटर, ठीक है, ये होता है। पावर 1 - n होता है, और सेकेंड इनवर्स होता है, या सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है, यही होता है मात्रक। हाँ,
अरे बताओ समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई वही तो कोटि होता है। यहाँ पे n का मान कितना है? 2 है। n का मान कितना है? 2 है। तो यहाँ पे 2 रख दो, क्या हो जाएगा? मोल अपान लीटर, 1 माइनस 2 हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सॉल्व करोगे तो मोल अपान लीटर -1 हो जाएगा सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा इसका मात्रा। हाँ, चूंकि गैसीय अपक्रिया है, चूंकि हर जगह जीजी लिखा है, जो गैसीय अपक्रिया के कंडीशन में क्या होता था? गैसीय अपक्रिया के कंडीशन में क्या होगा? गैसीय अपक्रिया के कंडीशन में क्या हो जाएगा? एटीएम, एटीएम के पावर n माइनस 1 नहीं 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा। क्योंकि ये गैसीय अपक्रिया है ना, गैसीय अपक्रिया है, हाँ है ना, गैसीय अपक्रिया है कि नहीं है? ये कैसी अपक्रिया है? गैसीय अपक्रिया है, गैसीय अपक्रिया है। ठीक है, गैसीय अपक्रिया के का मात्रक क्या था? कोई ये भी मात्रक हो सकता है, दोनों लिख देना आप लोग। क्या है? क्या? एटीएम पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, यही था। एटीएम की पावर 1 माइनस n मतलब एटीएम 1 माइनस n का मान क्या है? 2 है, यानी 1 माइनस 2 हो जाएगा सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। यानी आपका हो जाएगा एटीएम -1 सेकेंड -1, यह आपका के का मात्रक हो जाएगा। गैसी वाला मैंने बताया था ना आपको। गैसी कैसे पता करो? देखो रिएक्शन में हर जगह जी लिखा ना, यहाँ पे भी जी लिखा हुआ है। देखो जी लिखा है, और जी लिखा रहेगा मतलब ये गैसीय अपक्रिया है। हाँ, इसी तरह से नीचे वाला आप कर लोगे। अच्छा, नीचे वाले के बताओ कोटि कितना है? नीचे वाले अपक्रिया की कोटि कितना है बताओ? नीचे वाले की कोटि कितना है? 3/2 है ना, 3/2 देखो लिखा है कि नीचे वाला जब देखोगे, नीचे वाला रिएक्शन देखो, नीचे वाला रिएक्शन क्या लिखा है? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना अच्छा से समझा रहा हूं। हाँ, तो सिंपल लिखा है आपका क्या? CH3CO क्या? CHO है, ये है। इट गिव्स आउट CH4 प्लस CO, ये रिएक्शन है। लेकिन वेग नियम क्या दिया है? वेग क्या दिया? वेग क्या दिया है? वेग इज इक्वल टू K CH2CHO के पावर 3/2 दिया हुआ है। तो इसकी कोटि कितना हो जाएगी बताओ? कोटि कितना हो जाएगी? कोटि कितना हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी, है ना? कोटि 3/2 हो जाएगी। हाँ, ये रिएक्शन में लिखा है पूरा। उसके नीचे वाले कोटि कितना होगी? कोई बताएगा? इसके नीचे वाले थर्ड वाले क्वेश्चन का कोटि कितना होगी? कोई बताएगा? बताओ थर्ड वाले की कोटि कितना होगी? हाँ, 1 हो जाएगी। बहुत बढ़िया ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। जैसे देखो इसी टाइप में देखो यहाँ पे है, ये क्वेश्चन है आपका, देखो उत्तर दिया हुआ है यहाँ पे, देखो है कि नहीं? इसका कोटि पूछा है ना? उत्तर तो ऑलरेडी दे रखा है, आप देख के बता ही दोगे। सीधे a के पावर 1 है और b के पावर 1/2 है, दोनों जोड़ेगा तो 3/2 आ जाएगा। इसी तरह हो जाएगा कि नहीं? अरे सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। बताओ, चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखो इसकी अगर कोटि ज्ञात करनी हो आपको तो कर लोगे क्या? इसकी अगर कोटि ज्ञात करनी हो इस वाले अपक्रिया की, कर लोगे? बताओ इसकी कोटि ज्ञात करके मुझे बताओ। अरे कोटि ज्ञात करके मुझे बताओ। अरे इसकी कोटि ज्ञात करके बताओ मुझे। ये जो रिएक्शन दिखाई दे रहा है आपके ऊपर, बताओ ऊपर वाले कोटि बताओ क्या होगा? सबसे पहले क वाले की कोटि क्या होगी बताओ? सीधी सी बात है, आपको जोड़ना है। 1/2 जोड़ दो, प्लस क्या करोगे? 3/2 जोड़ोगे, कितना? 4/2, 2 आ जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है वेग नियम से। इसी तरह नीचे वाले जोड़ोगे, क्या जोड़ो? 3/2 कर दो, -1 कर दो, कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, है ना? हाँ, नीचे वाले का 1/2 आ जाएगा, है ना? देखो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरह देखो आपके सामने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या लिखा है?
अपक्रिया का समीकरण लिखा है, आपसे पूछा है कोटि क्या होगी, बताओ N1 प्लस N2 होगी। हाँ, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा बताओ, क्वेश्चन बढ़िया है। हाँ, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ। देखो जो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, देखो वो गलत कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेग नियम दिया है क्या आपके पास, वेग नियम तो दिया नहीं है, वेग नियम दिया तब तो जोड़ते इसको, तो सी वाला होगा। ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है भाई, यहाँ सब के सब काम कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, सी वाला होगा, डी तो नहीं होगा, सी वाला हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है, समझ में आया भाई। देखो एन ए है, N1 ए प्लस N2 बी गिव्स आउट प्रोडक्ट है, उत्पाद है, तो सीधी सी बात है N1 प्लस N2 हो भी सकता है कोटि, N1 प्लस N2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे सर, क्यों सर, कैसे, है ना, अरे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। सर हो सकता है, क्यों क्यों हो सकता है, अगर मान लो सबके सब काम कर रहे हो, सबके सब झोपड़ी उठाने में सहयोग कर रहे हैं तो हो सकता है, और नहीं कर रहे होंगे तो नहीं हो सकता है। मान लो अगर सब लोग कर रहे हैं तो हो सकता है, नहीं हो सकता, इसका ऑप्शन सी हो सकता है, मेरे हिसाब से सी होगा। कहीं कहीं बुक में इसका डी भी दिया होता है, जो आपको मर्जी करे कर लेना, आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया है, ठीक है। सबके सब करेंगे तो हो सकता है, नहीं कर सकते नहीं होगा, है ना। इसी तरह से देखो ये सब चीजें तो आगे की चीजें हैं, ठीक है। यहां तक हो गया सभी का, तो चलिए आप आगे सभी लोग हेडिंग डालिए, आणविकता, अपक्रिया की आणविकता। क्या हेडिंग डालना, अपक्रिया की आणविकता। मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है अपक्रिया की आणविकता, ठीक है। जैसे देखिए आपके सामने मैं एक रिएक्शन देता हूं, यहाँ पे देखो ये रिएक्शन है आपका H2 प्लस Cl2, ये रिएक्शन है, गिव्स आउट 2HCl, ये रिएक्शन है, H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl, ये रिएक्शन है आपके सामने, H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl, यह रिएक्शन है आपके सामने, ठीक है। तो इसकी अगर आणविकता की बात करें तो यम, आणविकता यम इज इक्वल टू क्या, एक H2 होगा एक Cl2 होगा, मतलब इसकी आणविकता 2 हो जाएगी, समझ में ना। इसी तरह से मान लीजिए आपके सामने एक रिएक्शन है 2NH3 गिव्स आउट N2 प्लस 3H2, ठीक है। इसकी आणविकता की बात करें, यम का मान क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगी, जितने अणु भाग ले रहे हैं वही आपकी आणविकता हो जा रही है ना। अगर मान लीजिए आपके साथ एक रिएक्शन आ जाता है PCl5 गिव्स आउट PCl5 गिव्स आउट PCl3 प्लस Cl2, PCl3 प्लस Cl2, ये रिएक्शन आ जाता है, इसकी आणविकता की बात करें, यम का मान क्या होगा बताओ, इसका यम का मान क्या हो जाएगा, हाँ 1 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ। अगर आपके पास कोई एक रिएक्शन आ जाए इस तरह से 2CO प्लस O, 2CO प्लस O2 दूसरा 2CO2, ये आ जाएगी, ये रिएक्शन आ जाए तो बताओ इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, यम का मान बताओ, अरे बताओ कितनी हो जाएगी, हाँ 3 हो जाएगी, सीधी सी बात है, 2 या और 1 या 3 हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही, आणविकता का डिफिनेशन हमें क्या लिखवाना चाहिए, है ना। आणविकता का डिफिनेशन किसी भी रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। एक चीज ध्यान देना, अगर 2 आती है आणविकता, इसका मतलब ये द्विआण्विक अपक्रिया है, द्विआण्विक द्विअणुक अपक्रिया है। अगर यहीं पे 2 आ रहा मतलब ये कितना द्विअणुक अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 आ रहा है मतलब 1 अणुक अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे 3 आ रहा मतलब त्रिअणुक अपक्रिया, लिख लेना, ठीक है, हाँ? जितना उतना अणुक अपक्रिया है, समझ में आया। यानी किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जितने अणु भाग ले रहे हैं उन्हीं अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। PCl5 में भाई एक ही अणु है ना, P और Cl अलग अलग नहीं है,
आप लोग आगे पढ़ोगे PCl5, तो वहां पे मत समझा P अलग है Cl अलग है, नहीं, दोनों एक ही कंपाउंड है, दोनों एक ही कंपाउंड है। तो इसलिए इसमें आणविकता कितना आ जाएगी, यम एक आणु आ जाएगी। यहाँ पे देखो CO एक कंपाउंड है, जो प्लस से अलग होता है, अगर प्लस नहीं लगा है तो अलग नहीं है, सबको एक ही मानोगे। CO इसके C प्लस और होता तो वह 2 होते, केवल CO है मतलब यहाँ पे 2 CO हो जाएंगे और एक AO हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 NH3 के आगे 2 लगा हुआ था, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसके आगे 1 2 नहीं लगा है, तो यहाँ पे 1 या 2 हो जाएगा ये। अब इसमें देख लो आप लोग, यहाँ पे क्या है, CO है, CO के आगे 2 लगा हुआ है और O के आगे 1 लगा हुआ है, तो 2 या 1 या 3 हो जाएगा। सीधी सी तो बात है, इसमें क्या समझने की बात है। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो क्या लिखोगे डिफिनेशन, किसी रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले किसी रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को, अणुओं की न्यूनतम संख्या को क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। अरे यार इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, जितने अणु होंगे उतनी आणविकता होगी। अणु कैसे पता करोगे, बीच में प्लस के साइन से, अगर प्लस लग गया तो मतलब 2 हो गए, अगर इसके आगे 1 लिखा, एक कुछ नहीं लिखा मतलब ये 1 है, इसके आगे 2 लिखा मतलब 2 है, 2 या 1 या 3 हो गया। इसके आगे प्लस प्लस नहीं लगा है, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। किसी रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। सिंपल, कोई डाउट तो है नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है, कोई समझने में दिक्कत होगी। भाई सीधी सी बात है, एक मड़ई उठाना है, एक झोपड़ी उठाना, जितने लोग झोपड़ी को उठाएंगे सभी का नाम क्या हो जाएगी, सभी का नाम क्या हो जाएगा, आणविकता हो जाएगी। 10 लोग उठा रहे हैं तो 10 हो जाएगा, 20 लोग उठाएंगे तो 20 लोग हो जाएंगे। हाँ बताओ, यहाँ पे देखो 2 लोग उठा रहे थे, 2 हो गया था। यहाँ पे देखो 1 थे लेकिन इसके पास 2 लोगों के बराबर जान था, इसलिए 2 हो गया। पहलवान आदमी था भाई, अकेले 2 लोगों के बराबर जान रखता था। यहाँ पे अकेले बेचारा PCl5 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 लोग हैं, एक तो 2 CO है और एक O है। आणविकता समझ में आया, बताओ। हाँ चलो तो आगे चले हम लोग, रब करें इसे, नोट कर लो सभी लोग। कि आज कंप्लीट कर दें इसको, आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें। बताओ, पढ़ ओढ़ के आए हो ना आप पीछे का पूरा, मतलब स्टार्टिंग से पूरा पढ़े हो ना आप, नहीं पढ़े होगे तो नहीं करूंगा क्योंकि समझ नहीं आएगा आगे। नहीं पढ़े हो ना, पढ़ लेना, कल या परसों में कंप्लीट कर दूंगा पूरा, स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ लेना जितना पढ़ाया हूं आज, ठीक है। आगे इसी आणविकता, इसी कोटि पर आधारित पूरा चैप्टर ही चलेगा, ठीक है। आगे इसी आणविकता, इसी कोटि पर आधारित पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यही पूछा भी जाता है एग्जाम में। हाँ चलो ठीक है, इसे रब करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हो गया ना, इसको रब करें हम लोग, चलिए ठीक है। आणविकता समझ में आया ना, जितने अणु भाग लेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसी को क्या कहेंगे, आणविकता कहेंगे, ठीक है। हो गया, चले आगे। चलो ऐसा करते हैं, क्लास को बंद कर देते हैं अब, ठीक है। अब किसका डाउट है भाई बता दो। हाँ फिजिक्स भी पढ़ा दीजिए, फिजिक्स पढ़ाएंगे आज, फिजिक्स होगी क्लास। चलो नहीं कंप्लीट करेंगे, आप लोग पढ़ के आए ही नहीं हो। किसका किसका डाउट था, देखो भाई सबका डाउट तो ले नहीं सकता आज ही,
मैं कुछ ही लोगों का डाउट लूंगा, जिसका कल लिया था आज उसका नहीं लूंगा मैं। बताओ, अरे एक साथ मत करो डाउट। कौन सबसे पहले कौन पूछा था, मैं नाम भी भूल गया। मत करो हैंडराइज एक साथ। क्या चाह रहे हो, हैंडराइज करोगे तो उठा लूंगा आपका हैंडराइज, नहीं लूंगा किसी का। खुशी, एक मिनट रुको। आंचल क्या कर रहे हो, बोलो। आंचल क्या कर रही हो, बोलो। हेलो हाँ आंचल बोलो। सर, जो फिजिक्स में दिए थे पीडीएफ में नोट्स ना क्वेश्चन करने के लिए, हाँ हाँ, उसका आंसर नहीं बताते तो प्रॉब्लम होती है। ऐसे तो बता दिया था कल मैंने ना। नहीं, बहुत ज्यादा मतलब दिए थे, 2-4 मतलब आंसर ही नहीं पता था, तो सॉल्व किए तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि राइट चलो है ठीक या है, आज रॉन्ग। फिजिक्स क्लास में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। जी। और सर जी, जो पीछे का छूटा है ना, वो जून में छुट्टी है, तो सैटरडे संडे क्लास लेकर क्लियर करवा दीजिए तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, अभी तो सैटरडे संडे नहीं, सैटरडे के दिन तो टेस्ट होगा। मैं टॉपिक बता रहा हूँ, चैप्टर 1 फिजिक्स पढ़ के आना, ठीक है। इस तो सैटरडे को मैं नहीं लूंगा, मैम बायो का लेंगी और मैं बताऊंगा टेस्ट कैसे देना है, ठीक है ना। अगले सैटरडे से आप चैप्टर 1 पढ़ के आना, ठीक है। जो चीजें आपको नहीं समझ में आएगी मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको। अब कहो पूरा चैप्टर ही मैं पढ़ाऊं तो ये सही नहीं है ना। लेक्चर तो आपके पास है ही, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन कोचिंग है कि सब लेक्चर कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया है। तो लेक्चर है, पर पढ़ते हैं तो नेट खत्म हो जाता है, तो ऐसे नहीं पढ़ पाते ना। नेट एक्स्ट्रा करा लो। हाँ चल, नेट तो एक्स्ट्रा करा सकती हो, मैं पढ़ाऊंगा तब पर भी तो नेट खत्म ही होगा। और 2-3 लेक्चर देखने में मतलब बोरिंग लगने लगता है, ऐसे शॉर्ट में पूरा कर देंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, आप पढ़ो, 2 ही 3 लेक्चर डेली देखो। जो चीजें नहीं समझ में आती है हमसे पूछ लिया करो, मैं अलग से समझा दिया करूंगा, ठीक है। जी समझ में सर आया, जी। ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ, है ना। मैं ही नहीं, सभी टीचर ये काम करेंगे। जो चीजें आपको नहीं समझ में आएगा आचल, आप हमसे पूछना, मैं बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन वही जो फिजिक्स का दिए थे तो उसमें क्वेश्चन प्रॉब्लम हुआ। नहीं, क्वेश्चन के अलावा अगर टॉपिक भी कोई चीज, मान लो गुलाम का नियम आप पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, मैं उससे पूछोगे, मैं बता दूंगा उसको फिर से, ठीक है। तो पढ़ के आना, तभी मैं पूछूंगा आपसे। यस सर, करते हैं दोपहर में ना, तो वही क्वेश्चन किए थे तो उसका आंसर आप नहीं दिए थे ना, तो उसमें प्रॉब्लम हो रहा था। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब किसी का डाउट आउट है। अब फिजिक्स क्लास 9 बजे से स्टार्ट करूंगा। आदिति सिंह क्या कर रही हो भैया आप। हाँ आदिति बोलो, क्या कर रही हो। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर ये जो आपने अभी कराया था आणविकता, हम्म। सर इसमें हाँ, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया। सर जैसे कि ये 2NH3 है। हाँ 2NH3 है। सर ये गिव्स आउट में N2+3H2 के नहीं आणविक अणु जोड़ सकते? नहीं, ये आपको कितने अणु भाग ले रहे हैं मैंने पता ना। किसी भी रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। जो भाग लेते हैं उन्हीं को आणविकता कहते हैं, सबको नहीं आणविकता कहोगे, ठीक है। प्रोडक्ट बनेंगे उससे आपको नहीं मतलब है, समझिए आदिति। यस सर, थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम। खुशी, हाँ खुशी बोलो, क्या कर रही हो। सर अभिक्रिया की कोटि जो होती है ना, वो हमको समझ में नहीं आ रही है। नहीं समझ में आ रही है, लेक्चर सेव हो गया है, देख लेना पूरा एक बार, ठीक है। फिर भी नहीं आई तो पूछ लेना हमसे, ठीक है। सर अभी नहीं समझा सकते। अभी मैं क्या समझाऊंगा, अभी अभी तो मैंने समझाया 10-20 मिनट, फिर वही बात बताऊंगा। आप बताओ उसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझा दूं। कैसे किया जाता है नहीं समझ में आ रहा है कि एक्स वाई प्लस कैसे जोड़ रहे हैं। क्या अभिक्रिया की कोटि में कैसे आप जोड़ रहे हैं। जोड़ रहे हैं, सिंपल जिसे जोड़ा जाता है। अगर कहीं पे अगर a के पावर x है, y के पावर b के पावर y है, तो हम सिंपल x प्लस y कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। ए वाई से कोई मतलब ए बी से नहीं मतलब है। अगर कहीं बी नहीं है, ए है, तो ये डायरेक्ट यस लिख दे रहे हैं, समझ रहे हो। जी जी सर। ओके ओके। और कौन है, प्रियंका कुशवाहा। प्रियंका कुशवाहा क्या कर रही हो यार, एक मिनट। हाँ प्रियंका बोलो, क्या कर रही हो। जी नमस्ते सर। हाँ हाँ प्रियंका बोलो, क्या कर जी रही हो। नमस्ते सर। क्या सर ये जो ताप आवाज नहीं आ गुणांक रही है आपकी सही से। क्या सर ये जो आप ताप गुणांक बताए थे ना, क्या। ताप गुणांक, हाँ हाँ, उसमें हमको डाउट समझ में नहीं आ रहा है।
ताप गुणांक में मैंने क्या बताया था, कोई अब क्रिया है अगर उसका 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो गुणांक होता है T35 और उसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो गुणांक होता है, इसके अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। यही तो होता है, सिंपल। इसमें आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है? अरे अब क्रिया उसकी 35 डिग्री सेंटीग्रेड वेग निकालेंगे, वेग स्थिरांक निकालेंगे, फिर 25 का निकालेंगे, दोनों भाग देंगे, ताप गुणांक आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब हम ऐसा करते हैं, बहुत लोग हो गए हैं, ठीक है, बाकी कुछ लोगों को मैं अगर उस क्लास में ले लूंगा, फिजिक्स की क्लास में ले लूंगा। ठीक है, ठीक है ना? सर। ठीक है। ओके, 9 बजे फिर ओके। क्लास स्टार्ट होगी।